ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। अब एक प्रारूपिक पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। 3 भाग होते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। पर्णवृंत, स्तरिका, सिरा विन्यास। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएं समांतर होती है उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है, जैसे यहाँ पर जालिकावत सिरा विन्यास ब में, ये जालिकावत सिरा विन्यास, और ये स में समांतर सिरा विन्यास दिखाया गया है। पत्ती के प्रकार। पत्ती की स्तरिका कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंचे तो उसको कहते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती है: पिच्छाकार। संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं, उदाहरण के लिए नीम में। दूसरा, हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं, उदाहरणार्थ सिल्क कॉटन वृक्ष। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अ नीम का और ब सिल्क कॉटन। पर्ण विन्यास। पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है: एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास तथा चक्करदार पर्ण विन्यास। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये गुड़हल का एकांतर पर्ण विन्यास। इसमें तने के दोनों ओर एकांतर क्रम में, एक के बाद दूसरा फिर एकांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसे एकांतर क्रम विन्यास कहते हैं। दूसरा, यहाँ अमरूद का ब में दिखाया गया है, सम्मुख, यानी तने के एक और एक पत्ती है, उसके दूसरी ओर एक पत्ती निकली हुई है, तो इसको कहते हैं सम्मुख। और तीसरा है चक्करदार, एक तना है और इसके चारों ओर एक चक्र में पत्ती निकली हुई है। पत्ती के रूपांतरण। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे मटर में, और रक्षा के लिए कांटों में जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। और प्याज तथा लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती है।
इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादप में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है। घटपर्णी नेपंथिस कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है मटर का प्रतान या अनांगफनी का सूल और प्याज का गुद्देदार पत्तियां में रूपांतरित हो जाती है। पुष्पक्रम। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पीय उपांग निकलते हैं। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। ये असीमाक्षी। असीमाक्षी में क्या होता है कि एक मुख्य शीर्षस्थ तना जो होता है वो लंबाई में बढ़ते जाती है और उसके किनारे किनारे पर फूल लगती है। और ससीमाक्षी में मुख्य जो तना होता है उसमें फूल लग जाती है, फिर उसके नीचे फूल लगे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी ससीमाक्षी यानी रेसिमोस साइमोस। पुष्प। पुष्प एक महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है, लैंगिक जनन के लिए होता है। फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृंत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। कैलिक्स तथा करोला सहायक अंग हैं, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग हैं। कुछ फूलों में जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज कहते हैं। पुंकेसर या अंडक दोनों होते हैं, तब उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। और यदि किसी फूल में केवल पुंकेसर या केवल अंडक हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्या सममित अथवा एक व्यास सममित हो सकते हैं। त्रिज्या सममित किसको कहेंगे? जब किसी फूल को 2 या 2 से अधिक अक्ष से काट दिया जाए और दोनों अक्ष समान हो तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। और एक व्यास त्रिज्या सममित जैसे सरसों में, धतूरा में, मिर्च में। और एक व्यास सममित जब किसी फूल को एक व्यास से काटने से दोनों भाग बराबर दिखे तो उसको एक व्यास सममित कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से यानी किसी भी भाग से अगर काटेंगे तो 2 बराबर भाग में न बटे तो उसे असममित कहते हैं, जैसे केना। पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है। उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणांक में हो। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं। ब्रैक्टिएट। जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला
एंड्रोशियम गायनोशियम की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता, परिजायांगता तथा अधिजायांगता में डिवाइड किया गया है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये पहला स्थिति है अधोजायांगता, दूसरा और तीसरा परिजायांगता और चौथा द में अधिजायांगता। पहला देखते हैं अधोजायांगता। अधोजायांगता में जायांग ऊपर में होता है और उसके नीचे शेष अन्य भाग होते हैं। शेष अन्य भाग पुंकेसर, दल एवं बाह्यदल होते हैं। और दूसरा स्थिति अधोजायांगता। ये अधोजायांगता हुआ। अब परिजायांगता। परिजायांगता में अंडाशय बीच में होता है और उसके किनारों पर अन्य भाग होते हैं। अधिजायांगता में अंडाशय नीचे होता है और उसके ऊपर अन्य भाग होते हैं। पुष्प के भाग। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 4 भाग। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। पहले कैलिक्स। कैलिक्स सबसे बाहरी भाग है जिसको हम बाह्यदल कहते हैं। यह हरी होती है, फूल की रक्षा करती है, कली की अवस्था में फूल की रक्षा करती है। कैलिक्स संयुक्त एवं पृथक हो सकती है। जब संयुक्त होती है तो उसको संयुक्त बाह्यदली कहते हैं, जब जुड़ी हुई होती है तो। और अगर अलग अलग होती है तो उसे पृथक बाह्यदली कहते हैं। कोरोला, पंखुड़ी, दल कहते हैं। दल प्रायः चमकीले रंगदार। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली या पृथक दली हो सकता है। संयुक्त दली या पृथक दली इसमें चित्र में दिखाया गया है। कैलिक्स, कोरोला, जायांग, पुमंग। जहाँ तक आकृति का संबंध है, नलिकाकार, घंटाकार, कीपाकार, चक्राकार हो सकती है ये कोरोला। पुष्पदल विन्यास। पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल अथवा दल में लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्प का दल विन्यास। कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्सिलरी 4 प्रकार के हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये पहला है कोर स्पर्शी, यानी इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 पांचों का जो किनारा है वो स्पर्श कर रहा है, इसको कहते हैं कोर स्पर्शी। दूसरा नंबर में एक का किनारा दबा हुआ है, फिर दूसरे का उभरा हुआ है, यानी एक का ढका हुआ और एक नीचे एक ऊपर, ये दूसरा हो गया व्यावर्तित। और तीसरा है कोर छादी, यानी दोनों किनारे या तो दबे हुए हैं या ढके हुए हैं और कुछ व्यावर्तित भी। अब वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में एक मुख्य, इसमें 5 दल होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है 2 पार्श्व को और ढका होता है, फिर 2 सबसे छोटे दलों को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्सिलरी या
पेप्लियोनियसी कहते हैं, चित्र में दिखाया गया है। पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना है, यानी एक को पुंकेसर कहते हैं और सबको मिलाकर पुमंग कहते हैं। पुंकेसर जो फूल के नर जननांग है। 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश द्विपालिक होता है, जिसमें 2 कोष्ठ होते हैं। उसमें परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। बांध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं, उसे स्टेमाइड कहते हैं। वह स्टेमिनाइट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब पुंकेसर फूल के अन्य भागों से जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं दल लग्न, एपिपेटलस, जैसे बैंगन में। और यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसको परिदल लग्न कहते हैं, जैसा कि लिली में। फूल में पुंकेसर जुड़े भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। पुंकेसर एक भी हो सकते हैं, एक बंडल हो सकता है उसका, उसको एक संगी कहते हैं, जैसे गुड़हल में। 2 बंडल हो सकता है, जिसको द्विसंगी कहते हैं, जैसे मटर में। और उससे अधिक बंडल भी हो सकता है, उसे बहुसंगी कहते हैं, जैसे सिट्रस में, नींबू वाले फूल में। जायांग एक को अंडप कहते हैं और सबको मिलाकर जायांग कहते हैं। फूल के मादा जननांग होते हैं, अंडप से मिलकर बनते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के अग्र भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांड सन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो तब वे पृथक हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब में। इन्हें व्युक्तांडपी कहते हैं। जब अलग रहते हैं तो व्युक्तांडपी कहते हैं। जब अंडक जुड़े रहते हैं, जैसे मटर में, टमाटर में, तब उसे युक्तांडपी कहते हैं। व्युक्तांडपी और युक्तांडपी। व्युक्तांडपी यानी जब पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, एपोकार्पस। और जब जुड़े रहते हैं, अंडक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसको कहते हैं युक्तांडपी यानी सिनकार्पस। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। अब बीजांडन्यास क्या है? अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये इसके प्रकार सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय, मुक्त स्तंभीय प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला, बीजांडसन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं, जो 2 कतारें बनाती है, जैसे कि मटर में। उसी प्रकार स्तंभीय में बीजांड अंडाशय पर लगे रहते हैं, ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू। तीसरा में यहाँ पर देखते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा में किनारे किनारे, और चौथा बीच में, और पांचवा एक बीच में होता है। बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं, जैसे नींबू में अभी। फिर भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की
भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। परिपक्व अंडाशय होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी फल कहते हैं। फल में एक भित्ति और बीज होते हैं। भित्ति शुष्क अथवा गुद्देदार हो सकती है। फल भित्ति जब फल भित्ति मोटी तथा गुद्देदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतर की ओर अंतः फल भित्ति होती है। जैसे आम और नारियल में फल यहाँ पर दिखाया गया अस्टिल ड्रप कहते हैं। यहाँ पर अंतः फल भित्ति, बीज, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। बीज प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष, एक या दो बीजपत्र होते हैं। जब एक बीजपत्र होंगे जैसे गेहूं में, मक्का में तो उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जब दो बीजपत्री पत्र होंगे जैसे चना में, मटर में तो उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। फिर से एक बार, बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक या दो बीजपत्र होते हैं। जब एक बीजपत्र होंगे जैसे गेहूं में, मक्का में तो उसको एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्र होंगे जैसे चना में, मटर में तो उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती है। बाहरी को बीजचोल तथा भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। प्रत्येक बीज में यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है बीजावरण, फिर नाभिका, फिर बीजांड द्वार। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण को हटाने के बाद बीजपत्र के बीज भ्रूण को हम देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुद्देदार बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर कहते हैं तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष पतला होता है इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यह गुद्देदार होता है, ये भ्रूणपोषी है। यहाँ पर दिखाया गया है ये नीचे का भाग मूलांकुर और उसके ऊपर प्रांकुर और उसके किनारे दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होती है। उनमें कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। उदाहरणार्थ आर्किड में अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार फल भित्ति से होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। ये मक्का का एक भ्रूण है। भ्रूणपोष, बीजावरण, स्कूटेलम, प्रांकुर, चोल, फिर प्रांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर चोल। एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। यानी वो जो पुष्प है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका मूल, उसका तना, उसकी पत्तियां, उसके बाद फूल का विन्यास, फिर पुष्प चित्र, फिर पुष्प सूत्र का अध्ययन करते हैं। पुष्प सूत्र को कुछ संकेत द्वारा इंगित किया जाता है।
पुष्पी सूत्र में जैसे सहपत्र को बीआर लिखते हैं, कैलिक्स को के, कोरोला को सी, परिदल पुंज को पी, पुमंग को ए, जायांग को जी लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती है अंडाशय को जी और अधोवर्ती है तो जी के नीचे लाइन खींचते हैं। नर फूल के लिए एक गोला बनाकर ऊपर में तीर का निशान और मादा के लिए गोला बनाकर नीचे धन का निशान तथा द्विलिंगी के लिए दोनों चिन्ह यहाँ लगाते हैं। चिन्हों से इंगित करते हुए त्रिज्या सममित है तो गोला करके प्लस कर देते हैं तथा एक व्यास सममित है तो प्रतिशत इंगित करते हैं और जुड़ा हुआ दल है तो उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींच लेते हैं। इस तरह यहाँ पर सरसों के पौधे का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र दिखाया गया है। सबसे ऊपर में मातृ अक्ष होता है जो बिंदु के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 कैलिक्स है, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे नीचे कोरोला है, फिर एंड्रोसियम, फिर गायनेसियम, यानी बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। तो इसको पुष्प सूत्र में हम लिख रहे हैं। पहला यहाँ पर प्लस का निशान किनारे जो दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले ये त्रिज्या सममित, यानी त्रिज्या सममित किसको बोलेंगे? जब पुष्प को दो या दो से अधिक भागों में काटा जाए तो दोनों भाग बराबर होते हैं, त्रिज्या सममित। और दूसरा में यहाँ जो चिन्ह दिख रहा है ये उभयलिंगी यानी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, सरसों के पुष्प। फिर कैलिक्स 2+2, कैलिक्स 2+2। तो यहाँ पर ये जो कैलिक्स है ये 2 ढका हुआ है और 2 फिर उससे ढके हुए हैं, 2+2 4। और कोरोला सी 4 कोरोला है यहाँ। उसके बाद एंड्रोसियम 2+4, 2 जो है एक किनारे से है और ये 4 एक अलग टाइप का दिख रहा है, तो 2+4। अब गायनेसियम और जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम पुष्प सूत्र लिखते हैं। इसके अगला में हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे।